What we have completed? We have completed the IT files. IT file कैसे फाइलिंग होता है with example, okay, of salary holder person, with न्यू स्कीम। न्यू स्कीम हम लोग कर चुके। आईटी फाइल में कितना स्कीम है? 2 स्कीम, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। ओल्ड रिजीम हम लोग आज देखेंगे, ओल्ड रिजीम। और उसके पहले हम लोग आईटी फाइल का आज बेसिक, आईटी फाइल का बेसिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आईटी फाइल कौन फाइल करता है और कौन नहीं फाइल करता, ओके। फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं इनकम टैक्स फाइल, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल पर्सन। एक कंपनी होल्डर वो करता है, एक फर्म, ओके। आईटी फाइल इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक कंपनी आईटी फाइलिंग करता है, ओके। एक इनकम टैक्स फाइलिंग फर्म, जो कोई एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, वो करेगा, ओके। इनकम टैक्स फाइलिंग नॉन रेसिडेंट, जो इंडिया के बाहर, एनआरआई, वो कर सकते, ठीक है। ए पर्सन विद द एसएससी ऑफ द बिलो डिटेल्स। ये जो बिलो हम डिटेल्स आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, ये डिटेल्स जो जिनके मैच हो रहा है वो लोग को आईटी फाइल मैच करना होगा, ओके। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? हम लोग पहले आईटी फाइल में हम लोग लेक्चर भी शेयर किए थे और हम एक्सेल भी आप लोगों को शेयर किए थे। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 4 लाख। जैसे ही किसी का इनकम मोर देन 4 लाख क्रॉस कर जाता है, वो है आईटी फाइल, उनको फाइलिंग उनको मैंडेटरी हो जाता है, आईटी फाइल उनको मैंडेटरी, उनको आईटी फाइल करना पड़ेगा, ओके। एसएससी हैज द एसेट आउटसाइड ऑफ द इंडिया। अगर किसी का कोई भी एसेट इंडिया के बाहर है, जैसे कोई कस्टमर का, आपका कोई क्लाइंट का हो सकता है, अगर उनका कोई एसेट, मतलब मान लीजिए घर हो, होटल हो, हाउस हो, इंडिया के बाहर कोई दूसरा कंट्री में उनका घर है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है, तो उनको आईटी फाइल करना होगा, ओके। एसएससी हैज डिपॉजिटेड मोर देन 1 करोड़ इन करंट अकाउंट। अगर कोई कस्टमर अपना करंट अकाउंट में मोर देन 1 करोड़ का डिपॉजिट, मतलब ट्रांजैक्शन उसने किया है, मोर देन 1 करोड़ उसने डिपॉजिट हुआ है उसके करंट अकाउंट में, उसका बिजनेस में, तो उसको आईटी फाइल मैंडेटरी। अंडरस्टूड? एसएससी हैज इनकर्ड मोर देन 2 लाख ऑन फॉरेन ट्रैवल। ये तो और भी, मतलब ये तो और भी आपका हाईलाइटेड वाला पार्ट हो गया। एसएससी अगर उनका फॉरेन ट्रैवल में उन्होंने 2 लाख के ऊपर खर्चा किया है, मान लीजिए किसी का आईटी फाइल वो नहीं करता, लेकिन उन्होंने फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख के ऊपर खर्चा किया है, ओके। फॉरेन ट्रैवल किया 2 लाख का बुकिंग करके, जैसे होता है ना, जो फॉरेन ट्रैवलर जो बुक करता है, फॉरेन ट्रिप करवाता है, उन लोग को 2 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उनको आईटी फाइल करना होगा। अंडरस्टूड? एसएससी हैज इनकर्ड मोर देन 1 लाख इन इलेक्ट्रिक बिल। अगर कोई क्लाइंट का 1 लाख उसने इलेक्ट्रिक बिल, साल भर में 1 लाख के ऊपर उसने इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया है, अंडरस्टूड? मोर देन 1 लाख, 1 साल के अंदर उसने अगर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया है, तो उनको भी आईटी फाइल करना मैंडेटरी है, अंडरस्टूड? एसएससी टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 60 लाख। अगर उनका टर्नओवर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके पहले हम लोग दिखाए थे, उसका बैंक स्टेटमेंट में टोटल ट्रांजैक्शन अगर 60 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है, उसका बिजनेस अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अगर उसका टोटल 60 लाख
टर्नओवर 60 लाख अगर उसका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है टोटल क्रेडिट एंड डेबिट मिला के, तो 60 लाख अगर क्रॉस कर जाता है तो उनको आईटी फाइल करना मैंडेटरी है। ओके, एसएससी ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन, अगर उनका प्रोफेशन है कोई, अगर उस प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीव 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाती है, ओके, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन हो सकता है, वो टीचिंग हो सकता है, आपका कोई भी लॉयर का काम हो सकता है, कुछ भी हो, अगर प्रोफेशन में 10 लाख रुपए और इन रिसिप्ट क्रॉस हो जाता है, जैसे क्लाइंट से पैसा आ रहा है तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, 10 लाख क्रॉस हो जाएगा तो उनको आईटी फाइल मैंडेटरी है। ओके, सर ये क्या जो 10 लाख वाला आप बताए ये समझ नहीं पाया, थोड़ा आप क्लियर करें ना, क्योंकि मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हमारा ट्रांजैक्शन 10 लाख क्रॉस कर जाएगा तो हमको आईटीआर फाइल करना होगा, क्रेडिट और डेबिट नहीं दोनों मिला के नहीं या सिर्फ क्रेडिट? नहीं, ये प्रोफेशन का मैं बात बोला हूँ, रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन, मतलब अगर आप सैलरी होल्डर है, अगर आपका सैलरी, अगर आपका सैलरी 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाता है तो आप, लेकिन सैलरी 4 लाख के ऊपर से इनकम टैक्स फाइलिंग, तो कोई प्रोफेशन मैं बोल रहा हूँ, जैसे हो गया सीए, डॉक्टर, सीए डॉक्टर वकील, मैं उन लोगों का बात कर रहा हूँ, रिसिप्ट जो लोग कर सकते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब जो लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए वो लोग, गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी है कि आप कोई प्रोफेशन में हो, आपका रिसिप्ट हो रहा है, वो रिसिप्ट अगर 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाता है तो आपको मैंडेटरी हो जाता है आईटी फाइल करने की। ओके, ओके सर। इसके बाद आप लोग एग्रीगेट अमाउंट टैक्स डिडक्टेड टीसीएस, अगर आपका इन केस ऑफ एसएससी 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 अगर टीसीएस कलेक्ट होता है तो आपको इनकम टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी है। इसका मैं एग्जांपल आपको बोलता हूँ, मान लीजिए आपने एक कुछ सामान परचेस किया है, एक घर परचेस किया है आपने, होम, तो घर परचेस में आपका टीसीएस डिडक्ट होगा, वो टीसीएस अमाउंट अगर आपका पैन कार्ड पे अगेंस्ट में 25,000 रुपए से ज्यादा टीसीएस अमाउंट डिडक्ट होता है आपको, अगर आपके पास अगर आईटी फाइल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आपका आईटी फाइल मैंडेटरी है। और अगर सीनियर सिटीजन है आप, तो अगर आपका टीसीएस मोर देन 50,000 डिडक्ट होता है तो आपको आईटी फाइल मैंडेटरी है। ओके, इसी तरह सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है एसएससी का 50 लाख और उसके ऊपर तो आईटी फाइल मैंडेटरी है। ठीक है, कंपनी के केस में, कोई अगर आपको कंपनी है, कंपनी के केस में मैंडेटरी टू फाइल आईटीआर, आईटीआर मैंडेटरी है फाइल करना। ओके, इसके बाद कंपनी सक्सेसर फॉर्म्स, ये पीडीएफ है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, टोटल कौन किसको किसको आईटीआर फाइलिंग करना है, किसको किसको नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो इस पीडीएफ को लेके हम लोग डाउट वाला सेशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग रखेंगे। इसमें खाली आपको देखना है किसको किसको आईटी फाइल करना है, किसको किसको नहीं करना है। उसके साथ हम और एक पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, ये वाला, ये पीडीएफ आप लोगों को शो हो रहा है, ये पीडीएफ आप लोगों को शो कर रहा है, इसमें और डिटेल्स तरीके से हम आप लोगों के लिए ये वाला पीडीएफ रेडी हुआ है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स फॉर्म, हु शुड फाइल व्हिच आईटीआर, इसको कौन सा आईटीआर फाइलिंग करना चाहिए या किसके लिए कौन सा आईटीआर फाइलिंग है। आप लोग सब कोई सुने होंगे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7, आप लोग सब कोई सुने होंगे, राइट। किसको कौन सा आईटीआर फाइलिंग करना चाहिए, किसके लिए कौन सा आईटीआर फाइलिंग है, इसमें ये वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए जैसे आईटीआर 1 किसके लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल उसके अंडर कौन है, अगर आप सैलरी पर्सन है, पेंशनर है, आपको पेंशन आ रहा है, वन हाउस प्रॉपर्टी है, एक ही घर है आपका, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग्स अकाउंट में, टोटल इनकम लेस देन 50 लाख है, तो आपको आईटीआर 1 फाइलिंग करना होगा, या आपका क्लाइंट को आपको आईटीआर 1 फाइलिंग करना होगा, जिस क्लाइंट का आपका ये सारा ऑप्शन मैच हो रहा है, ओके। हु कैन नॉट फाइल दिस आईटीआर, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, मोर देन वन हाउस, एक घर से ज्यादा है, एनआरआई, बिजनेस प्रोफेशन, उन लोगों के लिए आईटीआर 1 नहीं है, ओके। आईटीआर 2 इंडिविजुअल, सैलरी पर्सन, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज, आईटीआर 1 में सिंगल हाउस, आईटीआर 2 में मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज जिसके पास है, अगर किसी का एक से ज्यादा दो घर है तो उनको मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज, तो उनको आईटीआर 2। कैपिटल गेन मतलब कोई शेयर, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, अगर उसने किसी का उसने उसको सेल किया है, अगर उसका शेयर है उसने सेल किया उस साल के अंदर, प्रॉपर्टी उसने सेल किया है, म्यूचुअल फंड उसने बेचा है, तो उसको जो कैपिटल गेन हुआ है तब उसको आईटीआर फाइल 2। आपका कस्टमर का हो सकता है ओनली सेलिंग पर्सन है, उसके साथ साथ कस्टमर का म्यूचुअल फंड था जो उसने सेलिंग किया है उस साल के अंदर, कस्टमर को क्या करना है, ओके। फॉरेन इनकम, फॉरेन से कुछ पैसा आ रहा है, फॉरेन इनकम, फॉरेन से कोई भी इनकम आ रहा है, या फिर फॉरेन में कोई एसेट है, सैलरी पर्सन है, लेकिन आईटीआर 2 होगा, राइट। थर्ड आईटीआर 3, आईटीआर 3 बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के लिए, ओके, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के लिए आईटीआर 3, जिनका बिजनेस है, प्रोफेशनल इनकम है, उनके लिए आईटीआर 3, ओके। आईटीआर 4, आईटीआर 4 आप लोग ध्यान से देखिए, आईटीआर 4, ओके, आईटीआर 4 मैक्सिमम बिजनेस होल्डर का आईटीआर 4 होता है, आईटीआर 4 फाइलिंग होता है, ओके। आईटीआर 4 फाइलिंग कौन कर सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फार्म, प्रॉपर्टीशिप फार्म, पार्टनरशिप फार्म, नॉट एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता है, कोई भी एलएलपी नहीं कर सकता है, ओके। प्रिजर्वेटिव बिजनेस 44 एडी, प्रिजर्वेटिव प्रोफेशन 44 एडीए, ओके। इसको हम लोग अभी ब्रीफली हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आईटीआर 4, ओके। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो आईटीआर 4 फाइलिंग करेंगे, प्रिजम्पटिव मतलब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ओके, वो स्मॉल बिजनेस हो सकता है जिसमें आपका कोई बुक्स और अकाउंट मेंटेन नहीं होता, इस टाइप का क्लाइंट आपके पास बहुत ज्यादा आता है, आपका टैक्स कंसल्टेंसी का फर्म है, या फिर आप इसके बाद टैक्स कंसल्टेंसी फर्म अपना ओपन करेंगे, तब आपके पास आईटीआर 4 का कस्टमर ज्यादा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर स्मॉल बिजनेस ओनर होता है, स्मॉल बिजनेस ओनर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट या प्रॉफिट मेंटेन नहीं करता, उनके लिए आईटीआर 4 है। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट बोल रहा है आपका प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपका बिजनेस में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके लिए आपको कोई भी पक्का आपको रसीद हो या फिर पक्का आपको बैंक स्टेटमेंट
इसको दिखाने का जरूरत नहीं है, वो खाली एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए उसने एज्यूम किया मेरा साल भर में मैंने टोटल 20 लाख का मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है, 20 लाख का मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसने 20 लाख का 8%, अगर वो कैश में कोई ट्रांजेक्शन किया है, मान लीजिए उसने बोला कि मेरा 5 लाख अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है, अनदर 15 लाख कैश में ट्रांजेक्शन होता है। कोई स्मॉल बिजनेसमैन, मान लीजिए कोई ग्रोसरी शॉप, उसका फोन पे डिजिटल पे में मान लीजिए 5 लाख होता है, बाकी 15 लाख उसका कैश में होता है। ओके, तो जो कैश उसने दिखाया, कैश 15 लाख, उसका 8% उसको दिखाना पड़ेगा एज ए प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट। और हम लोग टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट के ऊपर, राइट। ग्रॉस इनकम जो उसने टोटल इनकम किया है, ग्रॉस इनकम से हम लोग डिडक्ट करते हैं, डिडक्शन होता है, डिडक्शन होने के बाद हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल के आता है कि इसने कितना प्रॉफिट किया। डिडक्शन क्या क्या? उसका ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, उसका जो सैलरी का स्टाफ, स्टाफ का सैलरी, उसका रेंट उसने पे किया है, या फिर कोई दुकान का जो ओपनिंग स्टॉक था उसके बाद उसने जो परचेस किया है, वो सब माइनस होने के बाद, जो डिडक्शन होने के बाद ग्रॉस इनकम से नेट प्रॉफिट उसका निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग इस केस में, स्मॉल बिजनेसमैन के केस में, स्मॉल बिजनेसमैन के केस में जितना उसने टैक्स में, उसने जितना कैश में उसने जितना सेल किया है, उसका 8% हम लोग प्रिज्यूम करेंगे कि मोटा मोटी इतना तो आपको 8% तो आपका प्रॉफिट होता ही है एज पर गवर्नमेंट रूल। और जो उसने डिजिटली जो उसने सेल किया है, डिजिटल में जो उसको पैसा लगा उसने अपने फोन पे, गूगल पे, कोई भी ट्रांजेक्शन में, उसका जो बैंक अकाउंट में आता है, जो उसने क्लेम किया है मेरा 5 लाख रुपए डिजिटली पैसा आया है, तो 5 लाख का 6% उसका मोटा मोटा उसको प्रॉफिट दिखाना होगा। ये मैंडेटरी है। एक गवर्नमेंट बोलता है इतना तो आपको प्रॉफिट होता ही है। एजूम, मैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कस्टमर का आपका 20 लाख, उसने एजूम किया मेरा 20 लाख टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, टोटल टर्नओवर हुआ है। ओके, 20 लाख का 15 लाख उसने कैश में लिया है, 5 लाख उसने डिजिटल माध्यम से पेमेंट लिया है। ओके, 5 लाख का 8%, 15 लाख का, 5 लाख का 6%, 15 लाख का 8%, 5 लाख का 6%। एनीबॉडी हेल्प मी प्लीज, ये 15 लाख का 8% कितना होता है? फिफ्टीन लाख का 8%, $15 लाख का 8%, 1,20,000। 5 लाख का 6%, 36 lakh, 36,000. 5 लाख का 6,000, 30,000। 5,006 30,000. तो उसका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया? 1,50,000। तो क्या वो टैक्स देने के एलिजिबल है? नहीं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख के नीचे। ओके, इस तरह से हम लोग अपना टैक्स, प्रिज्यूम टैक्स हम लोग कैसे निकालते फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनर। जस्ट लाइक ऑफ दैट फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मीन्स सीए, डॉक्टर्स,
लॉयर्स, उन लोगों का जो रिसिप्ट आता है, जो उन लोग प्रिज्यूम कर रहा है, जो लोग डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा इस साल में टोटल मान लीजिए 50 लाख, जस्ट अ सेकंड, 50 लाख मेरा 50 लाख मेरा टोटल ग्रॉस रिसिप्ट था। तो 50 लाख अगर मेरा ग्रॉस रिसिप्ट था, तो हमको 50 लाख का 50% एज ए हमको नेट प्रॉफिट दिखाना होगा। 50 लाख का 50% इज हाउ मच? 25 लाख। 25 लाख। इसी तरह प्रोफेशनल को लोग कौन सा फॉर्म उनको फिलअप करना होगा? 44 ADA। जब ITR 4 सेक्शन में हम लोग जाएंगे या फिर हम लोग करेंगे, तब हम लोग देखेंगे 44 ADA एक प्रोफेशनल को फिलअप करना पड़ता है फॉर ITR फाइलिंग। इसी तरह ट्रांसपोर्टर को, जो लोग ट्रांसपोर्टर है, मतलब व्हीकल ओनर, फ्लीट ओनर, व्हीकल ओनर है, उन लोगों के लिए क्या है? 44 AE। सेम उनके लिए मान लीजिए उनके पास 10 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, 100 गाड़ी है, 100 गाड़ी है, कोई इसमें टर्नओवर का लिमिट नहीं है। स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए 2 करोड़ टर्नओवर लिमिट है, प्रोफेशनल के इसमें 75 लाख टर्नओवर लिमिट है। मतलब इतना के ऊपर आप इस सेक्शन में टर्नओवर नहीं दिखा सकते। मान लीजिए अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आप अगर 2 करोड़ के ऊपर अगर आप टर्नओवर दिखाना चाहते हैं, तो आप इस सेक्शन में नहीं कर सकते। ओके, कुछ मैंने डिटेल्स, कुछ केस स्टडी मैंने रेडी किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इसका ये वाला PDF आप लोगों को, हम लोगों का जो LMS साइट है, वेबसाइट है, वहां पे PDF सेक्शन में आप लोगों को लेक्चर के नीचे ये अपलोड हो जाएगा। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो मर्जी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अभी इसको खाली थोड़ा सा समझिए चीज को कि कैसे होता है। ओके, ITR फाइलिंग क्या होता है। एक स्मॉल शॉप, नाम रोहित, मोबाइल एक्सेसरी का शॉप है, टर्नओवर कितना है? 60 लाख। मतलब उनका मोबाइल का दुकान है, इसमें टोटल टर्नओवर मतलब सेल हुआ है 60 लाख का। डिजिटल में 40 लाख का पेमेंट आया है, ठीक है, बाकी 20 लाख उसका कैश में आया है। तो 40 लाख का 6%, 2,40,000, 20 लाख का 8%, 1,60,000, टोटल इनकम 4 लाख। राइट। सेकेंड केस स्टडी, डॉक्टर, सेक्शन 44 ADA। इसके पहले क्या था? 44 AD। डॉक्टर मीरा, डॉक्टर है, ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है, उनका चेम्बर है, वो एक डॉक्टर है, उनका चेम्बर में पेशेंट आती है, पेशेंट से उनको ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है 24 लाख रुपया। ओके, 24 लाख रुपया का टोटल 50% उनको प्रिज्यूम इनकम दिखाना होगा। ओके, प्रिज्यूम इनकम 24 लाख का 50%, 12 लाख। ओके, नो नीड टू शो एक्सपेंसेस, कोई खर्चा दिखाने का इसमें जरूरत नहीं है इस केसेस में। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर मान लीजिए अमन, उनके पास 3 ट्रक है, ठीक है, प्रिज्यूम इनकम 7,500 पर व्हीकल पर मंथ। ओके, कितना है? 3,7,500 इंटू 12, उनका टोटल इनकम निकल के आ गया। जैसे हम लोग किए थे फिक्स्ड पर व्हीकल, हम लोग 7,500 रुपया पर व्हीकल हम लोग प्रिज्यूम इनकम पकड़े। ओके, इसी तरह आपके भी केस में कोई अगर ट्रांसपोर्टर ओनर आता है, ट्रक ओनर, आप उसके केस में सेक्शन 44 AE में 7,500 रुपए करके पर मंथ पर गाड़ी में आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं इनकम। ओके, कौन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ले सकता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसके लिए नहीं है? कोई भी LLP हो गया है, उनके लिए नहीं है। लिमिटेड कंपनी, कंपनीज के लिए नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन जो क्लेम कर रहा है,
डिडक्शन 10A में वो नहीं ले सकता है, ठीक है। मोटा मोटी इसको छोड़ के, ये 3 ऑप्शन छोड़ के बाकी कोई भी प्रिजर्वेटिव इनकम का लाभ नहीं उठा सकता है। ओके, अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर कोई कस्टमर प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन के अंदर उसने ऑप्ट आउट करता है, मतलब दाखिल लेता है, अगर कोई 1 साल में, इस साल में आपने कोई अपना क्लेम पर प्रिजर्वेटिव इनकम सोर्स में आपने उसको दाखिल किया है, तो अगले 5 साल तक वो नहीं निकल पाएगा इस स्कीम से, वो स्कीम में लॉक हो गया। ओके, ये चीज को, बात को आप लोग समझे ध्यान से। जैसे फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, 5 साल के लिए लॉकिंग, इसी तरह ये स्कीम भी 5 साल के लिए लॉकिंग है। ओके, 5 साल तक इसी स्कीम में उनको चलना पड़ेगा। ओके, तो ITR 4 में प्रिजर्वेटिव इनकम सोर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे होता है हम लोग देख चुके हैं। ओके, इस सेकंड, फिफ्थ ITR 5, ITR 5 कौन फाइल करता है, कंपनी, LLP, ये लोग ITR 5 फिलअप करते हैं। ओके, ITR 6 कंपनीज जो बड़ा कंपनीज हो गया उनके लिए, ITR 7 हो गया ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन के लिए। जैसे आप लोग सुने होंगे स्कूल का ITR फाइलिंग कैसे होता है, स्कूल का, स्कूल क्या होता है, ट्रस्ट, कोई भी स्कूल हो गया ट्रस्ट, उनका IT फाइल है, कोई भी NGO का ITR फाइल ITR 7। अंडरस्टूड। क्विक मेमोरी के लिए मैंने आप लोगों के लिए बना के दिया है, ITR 1 2 3 4 5 6 7 किसके लिए है। ITR 1 simply salaried person, ITR 2 salaried person plus capital gain foreign income, ITR 3 businessman के लिए, ITR 4 जो प्रेजेंट करता है अपना इनकम को प्रेजेंट स्कीम में आए, ITR 5 पार्टनरशिप और LLP कंपनीज के लिए है, ITR 6 कंपनीज के लिए है, ITR 7 ट्रस्ट और NGOs के लिए। ओके, कॉमन एग्जांपल आप लोग को, टीचर विद सैलरी एंड एफडी इंटरेस्ट, कोई टीचर है आपके, एक क्लाइंट है वो टीचर है, उनको IT फाइल करना है, IT फाइल आपके पास करता है, IT फाइल करने के लिए आपके पास आता है, आप उनको कहाँ करेंगे अगर उनका ओनली FD इंटरेस्ट है। ओके, ITR 1। सेम टीचर अगर उसने कोई उस साल के अंदर कोई शेयर, म्यूचुअल फंड, कुछ भी उसने शेयर सोल्व किया, कुछ कैपिटल गेन उसने अर्न किया है इसमें, ओके, तो ITR 2 में। अंडरस्टूड। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी भी सेल किया है तब भी ITR 2, मतलब कोई सैलरीड पर्सन ओनली सेविंग्स और FD का इंटरेस्ट लेके अगर चल रहा है तो ITR 1। कुछ भी उसने अपना शेयर हो, प्रॉपर्टी हो सेल किया है, कैपिटल गेन लिया है, ITR 2। ITR 3 शॉप ओनर मेंटेनिंग बुक्स, मतलब कोई बिजनेसमैन है, दुकानदार है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, कौन सा खाता मेंटेन करता है, कौन सा खाते में क्या खर्चा हुआ है मेंटेन है उसके पास सब डिटेल्स, तब ITR 3। ओके, अगर मेंटेन नहीं करता है तो मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या, ITR 4। ओके, इसी तरह बाकी सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। रियल केस स्टडीज, केस 1 सैलरीड, सेम एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सा अपना फ्री टाइम में सारा PDF को आप लोग एक बार हल्के से देख लीजिएगा, ये आप लोगों को पूरा दिमाग में रहना चाहिए कि किस कस्टमर का, आपका कौन सा सर कस्टमर ये का। नोट्स में मिल जाएगा ना? हाँ, ये नोट्स में मिल जाएगा, वो जो LMS साइट में वहां पे लेक्चर के नीचे नोट्स में अपलोड रहेगा। एकदम इसको ध्यान से रख लीजिएगा, यहीं पे आप लोगों को काम करना है, या फिर आप लोग कहीं भी MNC कंपनी में जॉब करेंगे जहाँ पे आप लोग IT फाइल भी लेके अगर आप लोग काम करेंगे, क्लाइंट का IT फाइल बनाएंगे बड़ा बड़ा फॉर्म का, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कौन सा केस में
हमको कौन सा वाला आईटीआर फाइलिंग करना है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक से मैंने आपको बना के दिया है, एकदम बेसिक एग्जांपल देके, ताकि आप लोग अगर जो लोग आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि आईटीआर फाइलिंग किस केस में क्या है। आप लोग इतना दिन तक आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे कि आईटीआर 1 2 3 4 इतना इतना आईटीआर फाइलिंग है। तो आईटीआर फाइलिंग क्या है, ओके। और हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा आईटीआर फाइलिंग है, कुछ कुछ जितना मेरे पास मिलता है ऑफिस से, आईटीआर 1 2 3 4 या 5 6 का मैं एग्जाम्पल लेके मैं ओरिजिनल पीडीएफ आपके लिए शो करूंगा, ओके। पहले ओरिजिनल पीडीएफ के टाइम हम लोग को रिकॉर्डिंग बंद करना होगा, क्योंकि कोई भी क्लाइंट का चीज हम लोग आपको इसी तरह नहीं दिखा सकते, विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ करके हम लोग आपको दिखाएंगे। इसी तरह केस 2 स्टडी, केस 3 स्टडी में क्या है, सारा एग्जाम्पल बैक टू बैक मैंने जो आप लोगों को अभी बताया, वही चीज मैंने आप लोगों को एक केस स्टडी करके बना के दिया है, ओके। यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल भी मैंने बना दिया है कि किस केस में क्या है। कैपिटल गेन हो तो कभी भी आईटीआर 1 फाइलिंग मत करना, ठीक है। बिजनेस ओनर है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कभी मत करना भूल से भी। अगर आप कोई बिजनेसमैन का आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, भूल से आईटीआर 1 और 2 कर दिए, तो उसका रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। भूल से भी मत कीजिएगा। ड्यू डेट, आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट आप लोग सुने होंगे कि आईटीआर फाइलिंग कौन सा डेट में होता है, लास्ट डेट कब होता है, आईटीआर फाइलिंग कौन सा डेट में खत्म होता है, ओके। इसका भी मैंने आपको एक पीडीएफ एक पिक्चर सैंपल मैंने बना के दिया, ये भी अपलोड रहेगा आप लोगों का इंग्लिश में। आईटीआर 1 सैलरीड पर्सन के लिए कब है लास्ट डेट, 31 जुलाई। तो मतलब आपका जितना भी क्लाइंट होगा आपका फर्म में, आपका टैक्स कंसल्टेंसी में, उनको जितने भी सैलरी और पेंशन है, उनको आपको 31 जुलाई तक उनका आईटीआर फाइल खत्म होनी चाहिए। क्लाइंट को कभी ध्यान में नहीं रहता है मेरा आईटीआर फाइल कब करना है। एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी है, आपको आपको क्लाइंट को कॉल करवाना है ऑफिस से, या फिर खुद कॉल करना है करके क्लाइंट का 31 जुलाई के पहले आईटीआर फाइलिंग कर देना होगा, ओके। कैपिटल गेन और एनआरआई के लिए ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए, सैलरीड पर्सन के लिए ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए, इनके लिए भी 31 जुलाई लास्ट डेट है। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। चाहिए मतलब मैंडेटरी ये नहीं है, अगर किसी का 1 करोड़ के नीचे है तो नॉन ऑडिटेड भी वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलता है कि हमेशा बिजनेस और प्रोफेशनल जो इनका है उनको आप ऑडिट कर दीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी इन फ्यूचर में दिक्कत आता है, कोई भी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो ऑडिटेड हमेशा प्रेफरेबल है बिजनेस एंड प्रोफेशनल आदमी लोग के लिए। प्रिजम्पटिव इनकम के लिए कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे मैं प्रिज्म कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को भी दिखाया, मैं प्रिज्म कर रहा हूँ, मेरा इतना इनकम है और मेरा इतना प्रॉफिट है, ओके। फर्म और एलएलपी के लिए ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरी है, इनको करना ही है। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। प्रिज्मेटिक के लिए 31 जुलाई, बिजनेस प्रोफेशनल के लिए 31 अक्टूबर। ये भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। मेजर टाइम में क्या होता है, टाइम एक्सटेंड होता है, ठीक है। 3 महीना 4 महीने एक्सटेंड होता है, 1 महीना 2 महीना करके। ये एज पर नियम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट डेट एज पर सिस्टम के वाइज। इसके बाद गवर्नमेंट उसको रिवाइज करता है हर साल, ये एक्सटेंड हुआ है, ताकि जो लोग मिस कर गया ड्यू डेट वो लोग अपना आईटी फाइल जल्दी से सबमिट कर सकें। ट्रस्ट एनजीओ के लिए ऑडिट फाइल डिपेंड, नॉन ऑडिटेड भी हो सकता है, नया ट्रस्ट नया के लिए, पुराना ट्रस्ट पुराने के लिए ऑडिट कर भी सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट और एनजीओ के लिए कोई भी जो ट्रस्ट और एनजीओ चलाती है वो हमेशा अपना फाइल ऑडिट करता है, क्योंकि ट्रस्ट और एनजीओ में सबसे ज्यादा आईटी का रेट होता है। एक ट्रस्ट और एनजीओ में जो डोनेशन आता है, डोनेशन का पैसा कहाँ कहाँ जाता है
ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो ट्रस्टेड एनजीओ वाले हमेशा अपना फाइल ऑडिट करते हैं। ओके, एक एग्जाम नोट मैंने आप लोगों को बना दिया है, सेम टू सेम। ठीक है, सनलाइट पर्सन का कब है, आईटीआर फाइल कब है, डिटेल्स के साथ। ठीक है, एग्जाम नोट मैंने आप लोगों को लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया कि इस केस में क्या है, इस केस में क्या है। ये तो हो गया हम लोग का आईटीआर फाइलिंग का बेसिक, कि आईटीआर फाइलिंग किसको कब करना है और किसको किस टाइम में करना है, और इसके हम लोग को क्या फायदा है, ये बेसिक हो गया। ठीक है, जो आप लोग नए हुए, आप लोग का कुछ अगर कुछ डाउट होता है, ये समझ में नहीं आता है, तो आप लोग थोड़ा देर बाद आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाएंगे। ओके, हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। एनर्जी विद्या प्लेटफॉर्म स्क्रीन इज विजिबल। एनर्जी विद्या प्लेटफॉर्म सबको विजिबल है, इसमें कोई दिक्कत है? यस सर। नॉन विजिबिलिटी में। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, वैसे मैं आप लोगों को, जो लोग नए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आईटीआर फाइलिंग के साइट, आईटीआर लॉगिंग। ये है आईटीआर फाइलिंग का इनकम टैक्स का साइट, इनकम टैक्स पोर्टल, आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल। ठीक है, आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल। यहाँ पे एक चीज, टैक्स कैलकुलेटर। देखिए, आप लोग पोर्टल में भी आप लोग टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ओके, गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का कैलकुलेटर भी दे दिया है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर क्या है और इनकम टैक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पैन कार्ड और नेम डालने का कोई जरूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर और फिनेंशियल ईयर। अच्छा, आप लोगों से किसी को असेसमेंट ईयर और फिनेंशियल ईयर लेके कोई डाउट है कि असेसमेंट ईयर क्या है, फिनेंशियल ईयर क्या है? सर असेसमेंट ईयर जानना था सर। मैं ये लोग को दिखा, एक होता है हम लोग का फिनेंशियल ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। ये दोनों को हटा के अभी गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है, टैक्स ईयर। ये इस साल का बजट में आया। फिनेंशियल ईयर मतलब जिस साल का आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है, जैसे ये साल अभी क्या चल रहा है, 2025 26। ओके, 25-26 फिनेंशियल ईयर अभी रनिंग है। अंडरस्टूड? स्क्रीन इज विजिबल ना, स्क्रीन लेके इसका डाउट नहीं है। यस असेसमेंट सर, ईयर, स्क्रीन विजिबल। हाँ, असेसमेंट ईयर जिस साल आप इस फिनेंशियल ईयर का टैक्स को पेमेंट करेंगे। कौन सा साल में आप पेमेंट करेंगे? 26 और 27 में, राइट? आपका बन रहा है ये 25-26। अभी 25-26 क्या है? अप्रैल 2025 से लेके मार्च 26 तक क्या है? 25-26। जिस साल आप इनकम कर रहे हैं, आपका इनकम हो रहा है, पैसा गेन हो रहा है, इस साल को बोला जाता है फिनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर 26-27 इस साल
ये साल कब है? 26-27 अप्रैल 26 से लेके मार्च 27। ओके, इस पीरियड में आप इसका टैक्स को पेमेंट करेंगे, इसीलिए बोला जाता है असेसमेंट ईयर 26-27। तो एक टैक्स ईयर को कंप्लीट करने के लिए टैक्स सिस्टम में 2 साल का टाइम लग रहा है। एक साल में आप टैक्स को इनकम कर ले और सेकेंड साल में आप टैक्स को पेमेंट कर ले। राइट, राइट और रॉन्ग? इसीलिए फिनेंशियल और असेसमेंट ईयर का सेग्रीगेशन बनाया गया था इसके पहले का सिस्टम में। ओके, 25-26 में आप इनकम कर ले, 26-27 में आप पेमेंट कर ले, इसीलिए जो साल का चल रहा है उसमें फिर उसको फिनेंशियल ईयर बोला जाता है, और जो साल में आप टैक्स को पेमेंट करेंगे उसको 26-27 बोला जाता है। लेकिन आपके लिए जैसे फाइलिंग होता है, जब आईटी फाइल में लिखा जाता है फिनेंशियल ईयर 25-26, जैसे इस साल का आईटी फाइल जब होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें क्या लिखा रहेगा? फिनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। क्यों? क्योंकि हम लोग आईटी फाइल तो करेंगे 26 अप्रैल के बाद, है ना? इस साल जो 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 बिजनेसमैन का अर्न हो रहा है, मेरा सैलरी का, आपका सैलरी का, जिनका जिनका जो अर्निंग हो रहा है, वो हम लोग पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर से लेकर, जैसा ड्यू डेट हम आपको अभी दिखाए थोड़ा देर पहले, वही ड्यू डेट पर पेमेंट करेंगे। इसीलिए बोली जाती है असेसमेंट ईयर 26-27। सेम इसके पहले का क्या था? फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अंडरस्टूड? इसी तरह हम लोग जो इनकम टैक्स का साइट है, इनकम टैक्स का साइट में हम लोग आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये इनकम टैक्स का साइट का पोर्टल है, इसमें आप कोई भी कस्टमर का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है आपका, जिसका टोटल साल भर में उसका इनकम हुआ है 12 लाख। 12 लाख उसका इनकम है। 12 लाख में उसको अगर वो ओल्ड रिजीम में अपने आप को अपडेट किया है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 1,79,400। अगर उन्होंने कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम किया है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी डिडक्शन उसने क्लेम नहीं किया है, तो उनको 1,79,400 का टैक्स भरना पड़ेगा, और एज पर न्यू टैक्स रिजीम उनको 0 भरना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एक्सेल भी शेयर किया था, मैं बड़ा उसको ओपन करता हूँ। ये एक्सेल विजिबल, आप लोगों को एक्सेल मैंने ग्रुप में भी दिया था, ठीक है? हालांकि यस ये सर। रूल नहीं है ग्रुप में देने का, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दिया था कि आप लोग कुछ मांगे थे, तो लेकिन ये मैंने पोर्टल में भी मैंने अपलोड कर दिया है। पोर्टल में भी आप लोग जिनके पास एलएमएस का एक्सेस है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, 0 to 4 लाख कोई टैक्स नहीं भरना है, किसी का अगर 4 लाख तक इनकम है कोई टैक्स नहीं भरना है। 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख कितना है? 10% टैक्स भरना है। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है? एज पर न्यू टैक्स रेजिम 0 0 आ रहा है, लेकिन 10% टैक्स है, तो कैसे माइनस हो रहा है? गवर्नमेंट डिडक्शन दे रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि क्या देता है गवर्नमेंट? डिडक्शन। कैसे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं? 0 to 4 लाख का डिफरेंस क्या है? 4 लाख, उसका 0% मतलब 0 टैक्स बने। 4 से 8 लाख इसका डिफरेंस कितना हुआ? 4 से 8 लाख का
4 लाख, 8 माइनस 4, 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना है? 4 लाख इंटू 5%, 20,000। 20,000। 8 से 12 लाख का डिफरेंस कितना है? 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो टोटल कस्टमर का कितना टैक्स बढ़ रहा था? 12 लाख इनकम में 60,000। लेकिन गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट 60,000 का रिबेट दे रहा है, छूट दे रहा है, छूट दे रहा है। जिनका 12 लाख तक इनकम है तो टैक्स ऑटोमेटिकली जीरो बन जा रहा है, सेम एज पर द ऑफिशियल कैलकुलेटर। ओके। अगर मान लीजिए हम लोग इसका इनकम पकड़ते 12,75,000, 12,75,000। तो एक में 15 लाख डालते हैं। देखिए 15 लाख डाल दिए, मान लीजिए उसका इनकम है 15 लाख। अभी आपको देखिए एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम कितना है? 2,73,000 उसका टैक्स बन रहा है। और न्यू रिजीम जिसके पास है उनका टैक्स कितना बन रहा है? 1,09,200 रुपये, 1,09,200। और ओल्ड रिजीम में जो है 2,73,000 उनका टैक्स बन रहा है। तो आप अपने क्लाइंट का कैलकुलेटर यूज करके गवर्नमेंट का साइट में जाके क्लाइंट को खुद ही बता सकते हैं कि आपका पूरा कितना टैक्स बन रहा है। ओके, ये हो गया टैक्स। थर्ड, हम लोग को एक और चीज हम लोग को जानना है, जो है हेड्स ऑफ इनकम। एक आईटी फाइल करने से पहले हम लोग को कितना टाइप का इनकम कस्टमर का देखना है। एक है सैलरी इनकम, सेकेंड बिजनेस इनकम, थर्ड हाउस प्रॉपर्टी और रेंट से इनकम, मतलब हाउस से का इनकम, वो प्रॉपर्टी सेल किया है या फिर रेंट में, रेंट और सेल। थर्ड स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ। फोर्थ फॉरेन एसेट, फॉरेन में कोई एसेट है क्या। फिफ्थ क्या देखना है? कोई गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर लॉटरी से कोई उसने पैसा अर्न किया है। इतना टाइप का एज्यूम्पशन हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद उनका सेविंग्स अकाउंट से सेविंग्स बैंक में कितना इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया, मान लीजिए 10 लाख सेविंग्स अकाउंट में रहता है, कितना इंटरेस्ट उनको आया है वो देखना है। फिर क्या देखना है? एफडी से कितना इंटरेस्ट आया, एफडी इंटरेस्ट, ये हम लोग को मोटा मोटी देखना है, ठीक है। ये भी हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? कोई भी कस्टमर का हम लोग फॉर्म 16, एनीबॉडी, कभी आप लोग कोई सुने कि फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 क्या होता है? यस सर। मैंने लास्ट लेक्चर भी आप लोगों को बोला था कि फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड होता है, वो भी मैंने दिखाया था। ये एक आप लोग देख लीजिए, फॉर्म 16 आप लोग गूगल में मारिए, किसी का भी आप लोग एक एग्जाम्पल लेके आप लोग देख सकते हैं। या फिर कोई भी सैलरी होल्डिंग पर्सन का हो, क्या करना है हम लोग को? उससे उसका सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 लेंगे। फॉर्म 16 में कस्टमर का सारा डिटेल्स आता है,
ओके, उसने कहाँ से क्या पैसा अर्न किया है फॉर्म 16 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट तो आपको छुपा ही सकते हैं ना, मैंने कहा से कहा क्लाइंट बोल भी सकता है, लेकिन फॉर्म 16 क्या है? फॉर्म 16 कस्टमर का पैन कार्ड के हिसाब से उसने जहां जहां जो भी अर्न किया है, ट्रांजैक्शन हुआ है, सब कुछ उनको मिल जाएगा। ओके, सब कुछ उनको मिल जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है? मोटामोटी हम लोग सब अंडरस्टैंड हम लोग को हो गया कि आईटीएल फाइलिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को मिल गया है। आप लोग लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर करके देखिएगा, कुछ भी डाउट होता है आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के जरिए। प्रैक्टिस सेट के जरिए, प्रैक्टिस सेट में क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम में, ये एक्सपर्ट एग्जाम्पल है ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा रिजीम में, तो जब भी कोई नीचे नहीं लिखा नहीं रहता है, डिफॉल्ट रिजीम वाला वर्ड नहीं लिखा रहता है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। जिनके पास प्रैक्टिस सेट है, आपके पास एक्सेस, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। Mrs. Anamika Reddy, an employee of public sector undertaking, has provided you with the following information. Basic salary कितना है? 4,86,000, 4,86,000 basic salary है। In addition to her salary, he received interest from a savings bank account of 6,555. सैलरी छोड़ के उनको सेविंग्स बैंक के में इंटरेस्ट मिला है 6,555 रुपए का। She contributed PF 69,000, प्रोविडेंट फंड जो क्या होता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम लोग सैलरी होल्डर वाले हम लोग क्या करते हैं PPF पे पैसा लिखते हैं, एम्प्लॉय पीएफ छोड़ करके अपना एक पीएफ बनाते हैं PPF उसको बोलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 69,000 डिपॉजिट किया है। एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में 24,000 उसने डिपॉजिट किया। ठीक है, अब उसका क्या बोला? आईटी फाइल करना है आपको। आपके पास क्लाइंट आया है, उसका साल खत्म हो गया, आपके पास आया है कि सर मेरा आईटी फाइल कर दीजिए, मेरा ये इनकम सोर्स है। फर्स्ट चीज आपको क्या करना है? फर्स्ट चीज आपको आईटी फाइल करने के लिए फॉर्म 16 लाना। उसके बाद आपको पोर्टल में आना है, आईटी फाइल इनकम टैक्स ये वाला पोर्टल में आना। उसके बाद रजिस्टर हम कैसे करते हैं आपको पहले लेक्चर में दिखा दिए थे। अभी हमको क्या करना है? लॉगिंग, उसका यूजर आईडी पासवर्ड लेके, यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी पैन कार्ड होता है, जैसे पैन कार्ड लो कंटिन्यू करेंगे, लॉगिंग में टिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है? फाइल नाउ, फाइल नाउ, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, करंट ईयर। ये 24-25 लिखा है इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एग्जाम्पल है पिछला साल का दिया हुआ है आपको प्रैक्टिस सेट के लिए। ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल है इंडिविजुअल, कंटिन्यू। इस केस में हम लोग कौन सा आईटी फाइल करेंगे? बोलिए 1 ना 2? फटाफट आंसर दीजिए, 1 ना 2? 1 ना 2? 1 सर। 1, राइट, क्योंकि उनका कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है। आईटीआर 1, प्रोसीड विद आईटीआर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या ऑप्शन चूज करना है हमको? इनकम टैक्स फाइल में साइड पे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। कोई भी क्लाइंट का जब करेंगे इस टाइप का क्लाइंट का क्या ऑप्शन चूज करेंगे? टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। फर्स्ट जो टैब खुल के आएगा, फर्स्ट जो टैब खुल के आएगा वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको डिटेल्स चेक करना है, सारा सिस्टम में ठीक ठाक कैप्चर किया है क्या? सिस्टम ठीक ठाक कैप्चर 100% होता है, फिर भी आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको चेक करना आपका राइट्स का। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू में मैडम जॉब करती है। ओके, तो पीएसयू सिलेक्ट करना। कंफर्म, जैसे कंफर्म करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में जाना है। ठीक है,
ग्रॉस टोटल इनकम में जाना। इस क्वेश्चन को पढ़ ही सकते हैं या फिर मेरा सलाह है तो स्किप द क्वेश्चन ऑलवेज, क्योंकि आपको नेक्स्ट रो में आपको सब कुछ डालना ही होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कितना इनकम आता है, एडिट। सैलरी से हमको इनकम आ रहा है 4,86,000, 4,86,000, 4,86,000। इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन बोलना है हमको, नो। सैलरी उसके बाद पर क्यूस्टिक कुछ मिलता है, पर क्यूस्टिक कुछ मिला है ना। अच्छा, पर क्यूस्टिक का मतलब आपको पता है, मैं बोल देता हूँ। पर क्यूस्टिक का मतलब होता है सैलरी छोड़ के भी कस्टमर को बहुत टाइम अलाउंस दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उन लोगों को अलाउंस दिया जाता है कि ये उनको अलाउंस मिला है, वो भी उनका फॉर्म 16 में अवेलेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उसको मतलब गैस फ्री कर दिया, घर फ्री कर दिया, मतलब रहने का जो जगह, तो इसको सबको बोलते हैं परक्यूस्टिक, जो उनको सैलरी को छोड़ के भी उनको और क्या क्या मिला है। ठीक है, इसको बोलते हैं परक्यूस्टिक। तो इस केस में उनको कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। ठीक है, एग्जाम्प्ट अलाउंस कुछ नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया सिस्टम, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। लेकिन आप लोग जब नेक्स्ट क्लास से करेंगे आप लोगों को यहाँ पे 50,000 नहीं दिखाई देगा, 75,000 दिखाई देगा एज पर द इनकम टैक्स फाइलिंग ओरिजिनल साइट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 75,000 बढ़ के गवर्नमेंट कर दिया है, 50,000 को गवर्नमेंट 75,000 कर दिया है एज पर द नया बजट। ठीक है, और ज्यादा गवर्नमेंट छूट दे रहा है, फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उनका कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है? नहीं, उनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं हो रहा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई दूसरा सोर्स से इनकम आ रहा है? यस, आ रहा है ऑब्वियसली। 6,555 सेविंग्स बैंक से उनको इंटरेस्ट मिला है, अदर सोर्स से इनकम। इंटरेस्ट भी एक टाइप का इनकम है आपका। कौन सा वाला ऑप्शन, जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। यस, कितना है? 6,555, 6,555। ओके, कोई एफडी से इंटरेस्ट है? नो, कोई एफडी से इंटरेस्ट नहीं है। नो, कंफर्म, कंफर्म। और कोई उनको इनकम है ना, बाकी उसने सारा डिडक्शन किया है। ओके, कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम वाला पोर्शन आपका ग्रीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, थर्ड ऑप्शन में क्या जाना है, टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन, डिडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपने कोई डोनेशन पेड किया है, कहीं पे आपने डोनेशन दिया है? आपको क्या, अगर है तो यस और अमाउंट डालना है, और इस केस में कुछ नहीं दिया है, नो। कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया है? नो। ठीक है, 80 जी 80 सी सेक्शन ये हम लोग अभी स्किप कर देंगे, हम लोग अभी डालेंगे। ठीक है, यस करें। अच्छा, सेक्शन, इनकम टैक्स में सेक्शन, सेक्शन आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप 80 सी सेक्शन क्या होता है, 80 सी सेक्शन बोलता है लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर का कुछ है, प्रोविडेंट फंड में उसने कुछ पैसा डाला है, इस सबको मिला के कोई डिवेंचर कोई बॉन्ड गवर्नमेंट का इसको परचेस किया है, इसको बोला जाता है 80 सी। ठीक है, इस केस में क्या उसने 80 सी ऐसा कुछ लिया है? हाँ, contributed 69,000 in her provident fund, 69,000 in her provident fund, 69,000 provident fund में डाला है, तो provident fund कहा जाएगा 80 सी। provident fund 80 सी। ओके,
सेकेंड ऑप्शन 24,000 उसने एनपीएस में पेमेंट किया है, नेशनल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में, पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 24,000 ऐड 24,000 ऐड। और कुछ उसने डोनेशन दिया है, कुछ किया है, डोनेशन बोल लो, इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं, इस केस में नहीं। फिर 80 टीटीए बोल के एक ऑप्शन है नीचे ही, जो सेविंग्स में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आपको यहाँ पे ऐड में दिखाना होगा, क्योंकि ये आपका कहाँ गया 6,555, इसको ऐड करना है आपको 80 टीटीए में। अगर सेविंग्स में कोई इंटरेस्ट आता है तो हमेशा 80 टीटीए वाला ऑप्शन में ऐड करना। के बाद कंफर्म, जैसे ही कंफर्म करेंगे टोटल डिडक्शन हमका आ गया, ठीक है, टोटल डिडक्शन हम लोग का आ गया, गॉस इनकम वाला हो गया, गॉस डिडक्शन वाला हो गया। सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट हमको यहाँ इनकम में भी दिखाना है, प्रोडक्शन में भी दिखाना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट खाली हमको इनकम में भी दिखाना पड़ता है, डिडक्शन में भी दिखाना, ओके, एज पर द ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम की मैं बात करूं, ओल्ड रिजिम में, ओके। तो टैक्स पेड मतलब उसने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट करके रखा है क्या, कोई एडवांस टैक्स उसने पेमेंट किया साल भर में। जैसे अगर आप सैलरी होल्डर है तो आपका सैलरी से देखिएगा एडवांस टैक्स कटता रहता है, अगर आपका बेसिक लिमिट पार हो चुका है तो टैक्स कटता रहता है ऑटोमेटिकली। तो टैक्स अगर कटता रहता है तो ये वाली सिस्टम में, आईटीआर सिस्टम में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर को शो कर जाता है कि टैक्स डिडक्ट हुआ है। फिर कोई साल में आप कोई घर परचेस किए या फिर कुछ कहीं पे आपने टीडीएस जमा किया है, एडवांस टैक्स बोल के, या फिर घर परचेस किए तो आपका टीडीएस कटा है, तो यहाँ पे सब जमा रहता है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो कंफर्म। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कितना बन रहा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे है, 12 लाख के नीचे है, 4 लाख के नीचे तो 0। तो सारा कुछ हम लोग का टिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रोसीड, फिर पे नाउ ऑप्शन में क्लिक करना है या इसको क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। आपको इस टाइप का ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएगा एक बार चेक करने के लिए। एक बार आपको ओवरऑल चेक कर लेना है, ओवरऑल चेक कर लेना है, चेक करके नीचे जाके ऑप्शन में प्रोसीड टू वैलिडेशन, बस वैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन आप लोग कीजिएगा तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपका टास्क खत्म हो गया बोल के आपको पॉपअप आपके पास आ जाएगा। अंडरस्टूड। सेम हमने जैसे हम लोग अभी एक ओल्ड रिजीम का किए, सेम आपको हम लोग न्यू रिजीम का हम लोग ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में सारा न्यू रिजीम का कंप्लीट हम कर चुके हैं। एक बार पास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिए काइंडली, तो आप लोग फोन पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहीं पे आंसर दिया जाएगा। या फिर अगर किसी के पास एनर्जी विद्या का अक्सर है जिनके पास, तो अगर कहीं पे उनको अटक रहा है, कहीं पे दिक्कत आ तो स्क्रीनशॉट लेके